स्लैब 2 मिलता है तो 2,75,000 ब्रांच ये साथ साथ है, बस मेरी स्लैब अच्छी हो, फिर आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए। पैसे आपके ज्यादा लग जाते हैं, 38 मार्क्स, देन यू आर नॉट एलिजिबल। सीएसई हो गया, फिर सीएसई एआई। फाइनली बच्चों AEEE 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद काफी सारे बच्चे परेशान है कि सर यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से चलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करने वाली काउंसलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट अपग्रेड वाली चीजें होती है जो समझ नहीं आती। अपग्रेड में भी और भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे स्लैब्स बटे होते हैं और चॉइस फिलिंग समझ ही नहीं आती, और चॉइस फिलिंग में स्लैब दिखते भी नहीं है। तो फिर मैं कैसे करूं, क्योंकि अगर एक स्लैब इधर उधर हो गया तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। आपको अच्छा स्लैब मिल सकता तो ये सब दिक्कतें होती है। इसलिए बच्चों मैं पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है फर्स्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर के आप लोग कॉलेज तक, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना है। बट बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने जो है काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर दिया है अपना 2026 का अमृता काउंसलिंग, ठीक है, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और काफी सारे बच्चे ज्वाइंट भी हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बाद में रिग्रेटमेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां करके नॉर्मल जो कॉलेज की फीस होती है काफी ज्यादा 6-6 लाख रुपए पर ईयर का दे करके पढ़ते हैं, जबकि उन्हें स्लैब 1 स्लैब 2 मिल सकता था, काफी कम फीस में पढ़ सकते थे। इसलिए हम लोग बेस्ट से बेस्ट स्लैब भी दिलाएंगे और साथ ही में बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कैंपस दिलाने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ तो आता नहीं है, बट हमारे पास बच्चों हर साल का डेटा होता है। हम लोग जो है 8 साल से ज्यादा से काउंसलिंग करा रहे हैं, हर काउंसलिंग कराते हैं, वीआईटी वगैरह हर एक चीज। इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। बाकी बच्चों फीचर्स वगैरह आगे डिस्कस करेंगे, तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। AEEE काउंसलिंग के सबसे पहले चीज हम लोग AEEE का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप सभी का करवाया जाता है, और इनसे कौन कौन से कैंपसेस में एडमिशंस होते हैं। आपका अमृता कोयम्बतूर हो गया, अमृता अमृतापुरी कैंपस हो गया, बेंगलुरु का हो गया, चेन्नई का हो गया, अमरावती हो गया। इसके अलावा ये सब जो उसके बाद हैं वो उतने भी मतलब नहीं है, नए हैं तो उतने भी ज्यादा उसमें नहीं है। नगर कोइल हो गया, फरीदाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया। तो ये टोटल ये सारे कैंपसेस देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे हर कैंपस के आपको ब्रांचेस वगैरह भी देखने को मिलेगी। ये जो आपका लिख रखा है ARV वो अमरावती का है, ठीक है, और ये लिखा है अमृतापुरी का AMP, सारा नोटेशन वगैरह देख सकते हो। कोयम्बतूर का CBE है, यानी कि ये है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी ब्रांचेस है देख सकते हो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो जो टिक लगा है वो ब्रांचेस उस कैंपस में अवेलेबल है, ठीक है। तो एरोस्पेस हो गया आपका, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस मेडिकल इंजीनियरिंग ये हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की स्पेशलाइजेशन इन साइबर फिजिकल सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा देख सकते हो और भी काफी सारे ब्रांचेस देखते चलो। CSE हो गया, फिर CSE AI कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। तो काफी सारी ब्रांचेस है, और जिसमें ब्लैक हो रखा है इसका मतलब वो ब्रांचेस नहीं है। तो ये सारे आपको हर कैंपस की देखने को मिल जाएगी। बाकी बच्चों एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। तो सबसे पहली चीज आप लोगों के 12th क्लास के अंदर 60% मार्क्स आपके होने चाहिए इन द PCM के अंदर 60% मार्क्स होंगे, देन यू आर एलिजिबल। अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। इसके अलावा 50% मार्क्स से नीचे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। 50% जो आपका PCM के अंदर नीचे भी नहीं होने चाहिए PCM सब्जेक्ट्स में। ये जो आपका लिखा है ना 55%, ये अब चेंज हो चुका है, ये एडिटर साहब ने इसको डिलीट नहीं किया। 50% आपके जो है होने चाहिए, दैट्स इट, राइट। 50% के नीचे नहीं। जैसे मान लो आपके ओवरऑल PCM में 60% है, बट इन द केमिस्ट्री यू हैव ओनली स्कोर्ड 48 मार्क्स, देन यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए 1 जुलाई 2005 के बाद का होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। अगर 2005 से पहले का कोई बच्चा है तो यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। बाकी यहाँ पे जो एडमिशंस होते हैं 70% जो है AEEE आप सभी ने एग्जामिनेशन दिया जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है उसके थ्रू होता है। बाकी जेईई मेंस वाले बच्चों ने भी अगर रजिस्टर किया होगा तो 30% बच्चे वहां से भी होते हैं, राइट। बाकी आ जाते हैं इसके एडमिशन प्रोसीजर। तो ये इनका काफी ज्यादा पेचीदा है, मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके हर एक चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी ने AEEE का एग्जाम दिया, बाकी अगर जेईई के थ्रू करो तो जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा, ठीक है। बाकी मोस्टली बच्चे AEEE ही देते हैं। फिर AEEE का आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, आपके पास रैंक आ चुकी है, उसके बाद जाकर के आपकी AEEE की आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। CSAP कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, CSAP कहते हैं यहाँ की काउंसलिंग को। और उसके बाद उसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्लैब 1 2 3 4। तो होता क्या है कि अगर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं करी ना तो आपका दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब चॉइस फिल करते हैं तो दिमाग यही खराब होता है, क्योंकि यहाँ स्लैब्स दिखती नहीं है। तो अगर आपने कोई ब्रांच ऊपर डाल रखी है और हो सकता था वो दूसरी वाली ब्रांच अगर आपने ऊपर डाली होती तो आपको अच्छी स्लैब मिल जाती। तो ये सब मतलब कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, इसलिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट होता है बच्चों।
जो ज्वाइन कर चुके काफी बच्चे, फीचर्स में आगे आपको समझा दूंगा, तो चॉइस फिलिंग आगे भी बताऊंगा। फिर इसके बाद जाकर के आपको एक ट्रायल अलॉटमेंट होता है, आपने और जगह अगर नाम सुना होगा तो मॉक सीट अलॉटमेंट भी होता है, उसी तरीके से ट्रायल अलॉटमेंट है, बट इससे आपका कोई फिक्स नहीं हो जाता कि आपको यही मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट मेन वाला होता है। सीट अलॉटमेंट अगर आपको सीट नहीं मिलती है, आपने नहीं ली होगी काउंसलिंग सपोर्ट तो नहीं मिलेगी, लोगे तो फिर कंफर्म मिल जाती है, ठीक है। तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। अगर आपको सीट मिलती है तो सीट अलॉटमेंट लेटर को आप लोग डाउनलोड कर लोगे, विलिंगनेस चूज करना होगा, एक्सेप्ट करना है, अपग्रेड करना है, ये सब चीजें होती हैं। और उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करनी पड़ती है, 1 लाख रुपीज होता है, वो जो है आपको पे कर देना होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोग फर्दर राउंड सबमिट जाना चाहते हो वो सब कर दोगे, फिर बैलेंस फी पेमेंट वगैरह है जो आपकी रिमेनिंग वो सब पे कर दोगे, और लास्ट में फिर आप लोग जो है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होके बाद, ठीक है। वही सेम सारी चीजें यहाँ पे भी दे रखी है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ट्रायल अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट। सीट नहीं मिलती तो नेक्स्ट में चूज विलिंगनेस में आपको कंफर्म एंड एक्सेप्ट अपग्रेड, ठीक है, एक्सेप्ट कंफर्म एक्सेप्ट अपग्रेड ये सब आता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिमेनिंग फीस, ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। लास्ट में हॉस्टल बुकिंग वगैरह होती है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए csap.amrita.edu वाली वेबसाइट होती है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। 5000 रुपीज दे आर टेकिंग, ठीक है, ये आपको रिफंडेबल नहीं होता है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है इफ यू गेट एनी सीट, और आपको मिनिमम चॉइस फिलिंग का टाइम एक भरना ही पड़ता है, तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ये 5000 आपके नॉन रिफंडेबल एक तरीके से कहा जाए तो सोचो हम लोग यहाँ 1 में करा रहे हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट चीज, क्योंकि लाखों रुपए सेव कर देते हैं हम बच्चों की। बाकी यहाँ पे आपका वही होता है कि आप लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लोगे, फिर चॉइस फिलिंग होती है, और चॉइस फिलिंग आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसको अगर गलत कर दिया तो फिर दिमाग खराब वाला चीज हो जाता है, पैसे आपके ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है। ब्रांच मिलने का तो बेकार मान लो हो ही सकता है, पैसे भी ज्यादा लग जाते हैं। टोटल यहाँ 2 राउंड्स होते हैं, फिर एक लास्ट में मॉप अप राउंड भी ये लोग करवाते हैं काउंसलिंग में, राइट। और स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर राउंड में पार्टिसिपेट बच्चा कर सकता है, और फिर जाकर के चेंजेस वगैरह चॉइस फिलिंग सब में कर सकता है। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर कोई भी बच्चा इस पार्ट को स्किप कर रहा है तो वो बाद में रिग्रेट कर सकता है, क्योंकि आप लोग लाखों रुपए जो है वेस्ट कर देने वाले हो। तो अगर आपको पैसे सेव करने हैं, कम से कम फीस में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ स्लैब सिस्टम होता है और बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो फिर इसके आगे आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर ये चीजें नहीं आपको मन है कि नहीं मेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग स्किप करके आगे की चीजें देख सकते हो। बट जिनको भी फर्क पड़ रहा है उनके लिए बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ स्लैब सिस्टम है, स्लैब 1 2 3 4। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको स्लैब्स नहीं दिखेंगी, जैसे और वीआईटी वगैरह कहीं पे होता है ना कि कैटेगरी हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहां ऐसा नहीं है। जो ब्रांच ऐड करी उसमें जो स्लैब में आपका हो रहा होगा वो ये लोग दे देंगे। तो इस वजह से अगर हो सकता है दूसरी ब्रांच आप लोग डालते तो अच्छा स्लैब आपको मिल सकता था, बट आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ निकालता ही नहीं अमृता, इस वजह से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। बट वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है, 8 से ज्यादा ईयर्स का हमारे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे पास सारे कट ऑफ होते हैं और हमें पता होता है किस बच्चे को क्या फिल कराए कि उसे जो है वो कंफर्म्ड और बेस्ट स्लैब, बेस्ट ब्रांच, उसको बेस्ट कैंपस के साथ उसे मिल ही जाए। तो ये चीजें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और काफी फीस बचा लेते हैं। हो सकता था आपको स्लैब 3 मिल रहा हो और हम स्लैब 1 या 2 में दिलवा देंगे, इस वजह से आपके लाखों रुपए, 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए 8 लाख रुपीस काफी बचा लोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आप सभी को काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बच्चों मैं फीचर्स की बात कर लेता हूं। तो फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते के साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा, दैट्स प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में वो सारे बच्चे होने वाले हैं जो भी अमृता की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग किसी भी कैंपस में जाओगे तो पहले से फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो। दूसरी चीज, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, वो मेंटर आपके साथ अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो भी डाउट वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपके पास कॉल सपोर्ट रहेगा, कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है, हर बच्चे की रैंक अलग है, तो हर बच्चे से कॉल पे बात करके उनकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिमाग खराब करने वाली है, एक गलती की वजह से उसे बेकार कैंपस, बेकार ब्रांच, बेकार स्लैब मिल जाता है, तो वो करवाया जाएगा। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप सबके रिलेटेड हर एक चीज में हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए फीस कितनी ले रहे हैं, तो शुरू के फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस जो रहेगी दैट इज 1999। जैसे ही ये 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मे बी 2 to 3 डेज के अंदर हो जाए, तो फिर इसकी फीस जो है बढ़ करके हो जाएगी 2499। हमारा वीआईटी सब में भी यही सेम चलता है कि उसकी फीस बढ़ करके लास्ट में 3999 तक पहुंच जाती है। तो अगर आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक गलती की वजह से ज्यादा पैसे पे कर दोगे, बेकार
स्लैब मिलने की वजह से और बेकार कैंपस की वजह से रिग्रेटमेंट जिंदगी भर का रह जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में फीस भी बढ़ जाएगी। अब बच्चों आते हैं सीट अलॉटमेंट के ऊपर। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आप लोग नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। अगर सीट मिलती है then you have to download the seat allotment letter, then submit willingness करना है, कौन कौन सा accept, confirm, accept, upgrade, ये सब मैं दिखाऊंगा। फिर आपको 1 लाख रुपीस जो पार्शियल ट्यूशन फीस है वो आपको देना होगा। फिर नेक्स्ट राउंड में आपको अपग्रेडेशन के लिए वेट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एडमिशन डन हो जाता है। अब देखो बच्चों आते हैं एक्सेप्ट एंड कंफर्म, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, ये सब क्या चीजें हैं। तो देखो राउंड 1 में आपकी जैसी अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट होने के बाद जाकर के आपके पास चीजें होती हैं। अगर आपको प्रेफरेंस 1 यानी कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाली थी और उसका स्लैब 1 मिल गया, तो फिर आप लोगों का केस में क्या होगा कि फिर आपको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट नंबर पे डाला, वही स्लैब 1 आपको मिल गया, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा और आपका एडमिशन डन हो जाएगा। अगर आप लोग पेमेंट वगैरह नहीं करते हो तो फिर आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, राइट। अब सेकंड जो आपका होता है, सेकंड ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि आप लोगों को लगा कि नहीं मेरे को जो ब्रांच मिली है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं या मैं अपने स्लैब से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो फिर जाकर के आप लोगों के पास आता है अपग्रेड का ऑप्शन, ठीक है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का बेसिकली ऑप्शन है। तो वो क्या है वो मैं अब आपको समझाता हूं। तो अब क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिनको कि कोई सा भी एकेडमिक प्रेफरेंस मिला और कोई सी भी स्लैब मिली, उनके पास ऑप्शन होता है कि अपग्रेड करने का, ठीक है। एक अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा और दूसरा आएगा चूज द नॉन अपग्रेड ऑप्शन। ये दो ऑप्शंस आपके पास देखने को मिलेंगे। अब अपग्रेड ऑप्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि मूव टू अ हायर एकेडमिक प्रेफरेंस विद इंडिकेटेड फी स्लैब। इसका मतलब आपको नहीं समझ आया क्योंकि यहाँ काफी कंफ्यूजिंग है बच्चों। तो है क्या कि अगर आपको जो भी प्रेफरेंस मिली हुई है, मान लो आपने ब्रांचेस भरी हैं, तो आपको जो भी प्रेफरेंस मिली, मान लेता है 5th नंबर का प्रेफरेंस मिला हुआ है, तो उसमें आपको जो फी स्लैब मिली है, मान लेता है स्लैब 2 मिला हुआ है, ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हो कि नहीं मेरी यही स्लैब रहे, स्लैब मेरी चेंज ना हो, स्लैब यही रहे और इसी स्लैब में अगर मेरी अपग्रेडेशन हो पा रही है तो दैट्स गुड। वरना अगर मान लो ऊपर वाली कोई ब्रांच मिल रही है और उसमें अच्छा स्लैब मुझे नहीं मिल रहा है, तो देन जाकर के मैं फिर नहीं करना चाहूंगा। स्लैब 3 ऊपर वाले मिल रहे तो मैं नहीं लेना चाहूंगा। देन यू कैन यूज दिस, ठीक है। आप लोग ये ऑप्शन का यूज कर सकते हो, अपग्रेड ऑप्शन का। जैसे दे भी रखा है, कैंडिडेट इज अलॉटेड विद द 5th एकेडमिक प्रेफरेंस। अगर आपको 5th वाला मिला है एंड वांट्स टू स्लाइड यानी कि ऊपर करना चाहता है हायर एकेडमिक प्रेफरेंस, चाहे उसे 4th मिल जाए, 3rd मिल जाए, 2nd मिल जाए, 1st मिल जाए, साथ में वो चाहता है कि वही फी स्लैब के अंदर मिल जाए, तो देन जाकर के आपको जो है ये अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज करना है। अब दूसरा ऑप्शन में क्या है कि आपको मान लो कोई ब्रांच मिल गई है, मान लेते हैं सीएससी मिल गई किसी कैंपस की, ठीक है, कोयंबटूर की ही मान लेते हैं मिल गई। आप चाहते हो कि मेरे को स्लैब 3 मिला है एग्जाम्पल के लिए, तो अब आपको क्या है कि नहीं मेरी ब्रांच यही रह जाए, ब्रांच मेरी यही रह जाए, बट मैं क्या चाहता हूं कि ब्रांच ये साथ साथ है, बस मेरी स्लैब अच्छी हो कि जिससे मेरी कम से कम फीस लग जाए। तो फिर बच्चा ये नॉन अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज करता है। हर साल इनका काफी चेंजेस होते हैं, पिछले साल अलग ऑप्शंस दिए थे, इस साल अलग ऑप्शंस दिए। आपको अपडेट वगैरह कुछ नहीं पता होगा, चीजें नहीं समझ आएगी, मैं बोल रहा हूं काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो वरना बाद में रिग्रेटमेंट करोगे बच्चों, ठीक है। इसमें भी वही एग्जांपल दे रखा है कि 5th एकेडमिक प्रेफरेंस मिलती है, उसमें 4th स्लैब बच्चे को मान लो मिला हुआ है, तो वो उससे अपग्रेडेशन बस चाहता है, बस उसकी ब्रांच वही रह जाए। अब देखो जिन बच्चों को भी अगर सीट नहीं मिलती है फर्स्ट राउंड के अंदर, वो जो है अपनी एकेडमिक प्रेफरेंस यानी कि ब्रांच प्रेफरेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पूरी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं वो लोग। और जो बच्चे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे वो बच्चे सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीएसएपी के। अब सेकंड राउंड की एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया, सेकंड राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारे बच्चे जिन्होंने भी अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया या नॉन अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया है, वो सारे बच्चे जो है अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने पार्शियल ट्यूशन फीस पे कर दी है, क्योंकि आप जो भी चूज करोगे यहाँ पे, जो भी चूज करोगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना, अपग्रेड या नॉन अपग्रेड ये जो भी, तो 1 लाख रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ता है, दैट्स मैंडेटरी। अगर नहीं पे करोगे तो फिर नहीं जा सकते नेक्स्ट राउंड में, ये चीज ध्यान रखना है। तो पहले तो वही जिन्होंने अपग्रेड नॉन अपग्रेड किया वो सारे चले जाएंगे, साथ ही में जो भी नए सीसैप के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो सारे बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, और साथ ही में वो बच्चे जिनको कोई भी सीट नहीं मिली थी तो वो सारे बच्चे भी यहाँ पे होंगे। इस तरीके से 3 तरीके के बच्चे रहने वाले होंगे। बाकी आपने अगर फी पेमेंट वगैरह नहीं करी थी तो आप लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ये मैं पहले से ही बता रहा हूं आपको। फिर इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं आप सभी के, क्लास 10th की आपकी मार्कशीट होती है, उसका पासिंग सर्टिफिकेट है तो दैट्स आल्सो गुड। क्लास 12th का ही ऐसे सेम मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एसएलसी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 कॉपी रख लेना, जब आप लोग ऑफलाइन रिपोर्टिंग वगैरह करोगे ना तो फिर ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा आधार कार्ड यानी कि आइडेंटिटी कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड्स ऑफ द पेरेंट्स का पैन कार्ड चाहिए होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो उसकी कॉपी चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा क्योंकि डीओबी को थोड़ा सा मैच करने के लिए,
तो जाकर के अगर आपका 10th की मार्कशीट में डीओबी मेंशन्ड है तो फिर नहीं मांगेंगे लोग। इसके अलावा AEEE का स्कोर कार्ड आप सभी का चाहिए होगा, और साथ ही में जाकर के आपका जेई का स्कोर कार्ड इफ यू आर अप्लाइंग विथ जेई, तो फिर आपको चाहिए होगा। तो ये चीजें रहती हैं। बाकी सीट एक्सेप्टेंस फी आपको 1 लाख रुपीस देना पड़ता है, दैट इज द मैंडेटरी पार्ट। इफ यू विल नॉट डू तो आपके जो है सीट कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर कैसे क्या रहता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्लैब वाइज है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कोयम्बतूर की फीस दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेस है, CSE हो गया, ठीक है, EC वगैरह हो गया, AI हो गया, तो इन सब की फीस जो है सेम ही सेम है। तो अगर आपको स्लैब 1 मिल जाती है 1,50,000 रुपीज जा रही होगी। इसके अलावा अगर आपको स्लैब 2 मिलता है तो 2,75,000 फीस जाएगी। इसके अलावा स्लैब 3 मिलता है तो 4 लाख फीस जाएगी। स्लैब 4 मिलता है तो फिर 5,25,000 जाएगी, और स्लैब 5 मिलता है जो कि रेगुलर है आपका, वो आपकी 6 लाख जाएगी। तो इस बार आपको एक और नई चीज देखने को मिलती है कि इस बार 5 स्लैब्स है, यानी कि रेगुलर फीस वाले 5वां स्लैब है आपका। टोटल 4 स्लैब्स के अंदर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस बार इन्होंने स्लैब वगैरह भी इस बार चेंज किया है इन्होंने। ऐसी और सब कैंपसेस की फीस वगैरह भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मोस्टली की 6 लाख 5 लाख यही सब फीस रहती है, ठीक है। आप लोग को ये PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम पे, तो देख सकते हो। यहाँ पे ब्रांचेस के फुल फॉर्म दे रखे हैं, AEE का मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसी तरीके से, राइट। अब कंडीशंस फॉर स्लैब, आप मान लो आपको कोई सीट मिलती है तो उसके भी कंडीशंस है थोड़े, तो वो चीजें अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। कंडीशंस क्या क्या है, मान लेते हैं अगर आपको स्लैब 1 2 3 में अलॉटमेंट होती है, ठीक है, स्लैब 1 2 3 में अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो फिर क्या क्या कैटेगरीज होंगी। तो कैटेगरी 1 ऐसे होंगे जिनको कि स्लैब 1 में मिली है सीट, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको स्लैब 1 कोई सी सीट मिली, तो फिर क्या होगा कि आपको जो है हर ईयर जो है आपको 7 CGPA से ऊपर रखना होगा, ठीक है। ईच एकेडमिक ईयर में 7 CGPA से ऊपर रखना होगा। अगर 7 CGPA से ऊपर नहीं है तो फिर आपका डाउनग्रेड हो जाएगा स्लैब, ये चीज है, ठीक है। डाउनग्रेड हो जाएगा, कैसे डाउनग्रेड होगा वो भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस है देखो, अगर स्लैब 1 वाला स्टूडेंट है 7 CGPA से ऊपर ला रहा है तो वही फीस उसकी चलेगी, जो भी फीस है, ठीक है। एग्जांपल के लिए 1.5 लाख रुपीस है तो वही फीस उसकी चलेगी। अगर उसका जो है 6.5 से 7 के बीच में अगर आ रहा है तो फिर उसको स्लैब 2 वाली फीस तब से पे करनी पड़ जाएगी। क्या करना पड़ेगा, स्लैब 2 वाली फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर उससे भी कम आ रहा है 6 से लेकर 6.5 तो फिर उसे स्लैब 3 की फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद जाकर के अगर उस बच्चे का 6 CGPA से भी नीचे आ रहा है तो फिर स्लैब 4 की फीस उसे पे करनी पड़ती है। और कैटेगरी 2 में ऐसे बच्चे जिनको मान लेते हैं स्लैब 2 मिली हुई थी, तो उनको क्या करना होगा, वही सेम चीज 6.5 से ऊपर रखना होगा। तो 6.5 से अगर आप ऊपर रखोगे तो आपका स्लैब 2 ही चल रहा होगा। और ऐसा नहीं होगा कि अगर 7 से ऊपर ले आओगे तो स्लैब 1 हो जाएगा, नहीं, उससे ऊपर तो नहीं जा सकता, स्लैब 2 ही रहेगा। और अगर आप लोग भी कम हो जाओगे 6 से 6.5 तो स्लैब 3 हो जाएगा। और अगर उससे भी नीचे 6 से नीचे चले जाओगे तो स्लैब 4 हो जाएगा। और थर्ड ऐसे बच्चे स्लैब 3 वाले, तो उसके लिए भी वही कंडीशन होगी बच्चों कि 6 से ऊपर आपको CGPA रखना पड़ेगा। अगर आप लोग 6 से नीचे चले जाते हो तो फिर आप लोगों को स्लैब 4 की फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से बच्चों है, काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीजें, समझ नहीं आएगा तो वी आर हेयर फॉर यू। बाकी ये दोनों अराउंड होने के बाद फिर उसके बाद मॉपअप राउंड आप सभी का करवाया जाता है। ये होता है कि अगर वैकेंसीज वगैरह हैं तो फिर जाकर के मॉपअप राउंड में बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। वही सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। बाकी यही सब दे रखा है कि अगर बच्चे को कोई सीट ही नहीं अलॉट होती है, लास्ट तक भी जाता है वो, तो फिर जाकर के उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो 5,000 रुपीज लिया जा रहा है, वो सब उसे जो रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों पूरा प्रोसेस चलता है। बाकी शेड्यूल भी इनका जो आ रखा है ऑलरेडी, बाकी कुछ चेंजेस वगैरह होंगे शेड्यूल में, तो वो सब चीजें आप लोगों को, बाकी इसके शेड्यूल के ऊपर हमने पूरी की पूरी शेड्यूल के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से चलेगा। बाकी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस में भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, किसी से आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह ये लोग एक्सटेंड वगैरह कर दें, ये सब चीजें कर दे, वरना नॉर्मली यही चलेगा कि ट्रायल अलॉटमेंट हो गया, फिर चॉइस फिलिंग वगैरह हो गई, फिर इसी तरीके से आपका चलता जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे, वो आप लोग जाके चेकआउट करना, ठीक है। बाकी वही सारी चीजें दे रखी है, एक्सेप्ट एंड कंफर्म करने का, ठीक है, एक्सेप्ट एंड ऑप्टेड फॉर अपग्रेड या नॉन अपग्रेड का, नॉट अलॉटेड वाले नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे, वो सारी चीजें सेकंड राउंड में ये सारी चीजें चलती हैं। फिर सीट विड्रॉ की पॉलिसी वगैरह भी दे रखी है कि AICTE UGC की जो गाइडलाइंस वगैरह होगी उसके हिसाब से आप सभी को जो है रिफंड वगैरह कर दिया जाएगा। रिफंड वगैरह तभी करते हैं जब आप फी रिसीव्ड, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सारी चीजें दे दोगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट वगैरह जो है कॉलेज से ले लोगे, तो इस तरीके से जाकर के ही फिर आपको जो है रिफंड वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी और सारी चीजें आप लोग रीड वगैरह कर सकते हो। तो बच्चों मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अगर कुछ डाउट वगैरह बचा तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और हाँ, ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्लैब का सिस्टम बड़ा ही बेकार है और सही से नहीं करोगे तो अच्छा स्लैब नहीं मिल पाएगा, या अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, अच्छा कैंपस नहीं मिल पाएगा। इसलिए जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना। सो बच्चा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।